गाइस व्हाट्सअप। आज हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले दो चैप्टर्स में हमने दो वीडियोस में हमने एक्सपोनेंट के काफ़ी अच्छे अच्छे थ्योरीज के देख लिए थे। एक्सपोनेंट्स के ग्राफ देखे थे, जब पावर क्यूब ऑड होता था, जब पावर इवन होता था, ठीक है। और भी कई सारे हमने देखे थे और काफ़ी अच्छा मैंने बहुत मेहनत से उन दोनों वीडियोस को बनाया, तो प्लीज़ जाके चेकआउट करो। और अब हम मैंने पहले ही कहा था कि मैं केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाऊंगा। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि केमिस्ट्री का बनाइए, पियर्सन का क्लास 8 का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने करीब 5 पार्ट बना दिया हूँ, एटॉमिक का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, प्लीज़ जाकर चेकआउट करो। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और एक स्पेशल वीडियो भी बनाया गया है कि क्यों कोई एलिमेंट का न्यूक्लियस स्टेबल होता है और क्यों कुछ का न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है। बस और हम शुरू करते हैं अब। द इंडेक्स फॉर्म ऑफ, और देखो अभी क्वेश्चन थोड़ा फंडामेंटल से शुरू होगा और तुरंत अभी आपको लग रहा हो कि बहुत इतना आसान क्वेश्चन क्यों ले, लेकिन जस्ट इसके बाद देखो अब लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ और इस क्वेश्चन में हर छोटी चीज में मैं आपको कुछ नया आपको बताने की कोशिश करूंगा, मेरी यही कोशिश रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। द इंडेक्स फॉर्म ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं, पीथ रूट ऑफ क्यू, ठीक है। जैसे अगर पी का वैल्यू अगर 2 हो जाता, ठीक है, अभी सोल्यूशन नहीं है, ये 2 हो जाता और ये ऐसे क्यू, ठीक है, ये रहता, पी का वैल्यू 2 हो जाता, क्यू जस्ट का जस्ट वही रहता, तो इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, या फिर क्या पढ़ते हैं, आ रहा है समझ में, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। फिर 3 हो जाता तो क्यूब रूट ऑफ क्यू, या फिर इसको कहते हैं सेकेंड रूट ऑफ क्यूब, ऐसे कहते हैं। तो ये पी अगर यहाँ क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, पीथ रूट ऑफ क्यू। तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, तो इसका इंडेक्स फॉर्म सबसे आसान है कि क्यू टू द पावर 1 बाई क्यू, 1 बाई पी, सॉरी, ये इंडेक्स फॉर्म होगा इसका, क्यू टू द पावर, ध्यान देना ये क्यू है, क्यू टू द पावर 1 बाई पी होगा। अरे बात समझे, ये तो बहुत आसान है, लेकिन 1 मिनट जरा रुको, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करते हैं, ऐसे ही थोड़ी चल जाएंगे हम लोग यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ रोबोट की तरह नहीं अति करना है कि तुरंत बना आगे बढ़ गए। ध्यान दो, क्या यहाँ क्यू का वैल्यू 0 हो सकता है? कोई मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, यहाँ क्यू का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। क्यू का वैल्यू अगर 0 हो गया तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, इसको पूरे का वैल्यू पी पर, सॉरी पी पर डिपेंड करेगा। तो पी पर डिपेंड करेगा इस पूरे का वैल्यू, अति का वैल्यू। तो अगर पी कोई पॉजिटिव नंबर हुआ, पी अगर पॉजिटिव हुआ तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर पी नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ध्यान देना, -1 बाई कुछ करके आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। पी का वैल्यू कुछ नेगेटिव हुआ यहाँ पर, तो ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, या फिर अनडिफाइंड उसको कहते हैं। और उसके बाद एक चीज और मत, अगर यहाँ पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 0 हो गया, पी खुद 0 हो गया तो क्या होगा, ठीक है। मैं दरअसल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पर कंडीशन लगाना होगा, ठीक है। अभी मैं तो क्यू 0 की बात कर रहा हूँ, अगर क्यू इवन हुआ तब क्या होगा, और अगर क्यू ऑड हुआ तब पी पर कैसे डिपेंड करेगा। देख रहे हो, इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बात कितनी बड़ी होती जा रही है। अरे समझो, मैं वही चाहता हूँ कि तुम आप इसको थोड़ा देखो, समझो। अगर पी 0 हो गया तो देख रहे हो 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और 0 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, ठीक है। वो 0 टू द पावर इन्फिनिटी कुछ डिफाइन नहीं हो सकता है, हम कह नहीं सकते हैं। मैंने पिछले बार ही कहा था एक बार, 0 टू द पावर -n, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई 0 टू द पावर n। तो अगर 0 टू द पावर इन्फिनिटी है तो उसको क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है 0 टू द पावर इन्फिनिटी कितना होगा? कई लोगों को लगा कि 0 ही होगा, आई मीन हाँ, अप्रोक्स में 0 ही होगा ये, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि 0 टू द पावर 0 कितना होता है, डिपेंड करता है। कभी कभी मैथ्स में 1 लिया जाता है तो कई जगह इन्फिनिटी लिया जाता है, ध्यान देना इस चीज को। हालांकि पता है, अभी मैंने कुछ देर पहले मैं देख रहा था, एक डाउट नट करके कोई ऐप है, वहां पर 0 टू द पावर n को क्या लिखा है पता है, 0 लिखा है, जबकि ये पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर n पॉजिटिव हुआ, ठीक है, n कोई पॉजिटिव हुआ तब तो ये 0 होगा, लेकिन अगर n कुछ नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है, ऑफ कोर्स रियल नंबर होना चाहिए, तब क्या
होगा, तब ये इन्फिनिटी हो जाएगा या फिर अनडिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 टू द पावर माइनस एन होगा तो इसको क्या लिखेंगे 1/0 टू द पावर एन। ये प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, ए टू द पावर माइनस एन बराबर 1/a टू द पावर एन। अब एन तो यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो था तो इसको हमने प्रॉपर्टी लगा दिया एक्सपोनेंट का। सॉरी आज थोड़ा सा गला लगता है। तो 1/0 टू द पावर एन, तो ये कुछ पूछो तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। अरे बात समझ में, तो ये उसका पूरा आती है। लेकिन अब ऐप है कि मतलब कोई भी अब इतना ऐसा ऐप आ गया, ऐसे ऑनलाइन कितने सारों का क्लासेस खुल गया कि वे बस पढ़ाते जा रहे हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। अरे भैया थोड़ा रुको, रॉबोट मत बन जाओ, थोड़ा फील करो मैथ्स को, नंबर्स को अपने अंदर बहने दो, विचारों को थोड़ा बहने दो, ऐसे ही नहीं भाग जाना है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। और क्या यहाँ क्यू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? मुझे बताओ, क्यू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है यहाँ पर? ऑफ कोर्स यहाँ पर क्यू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है। क्यू को यहाँ रियल नंबर होना होगा, तो यहाँ लिखना चाहिए था क्वेश्चन को क्या कि क्यू रियल नंबर होना चाहिए। और बताओ अगर क्यू नेगेटिव हो गया, बताओ तो क्यू तो 0 था तब हमने ये सब देखा था। अगर क्यू नेगेटिव हो गया, समथिंग नेगेटिव कोई नंबर हो गया, जैसे क्यू मान लो -4 हो गया, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा -4 और क्यूथ pth रूट ऑफ -4, क्या ये डिफाइन होगा? मुझे बताओ, pth रूट ऑफ -4, ठीक है, क्या ये डिफाइन होगा? ये डिफाइन नहीं होगा। सो मुझे लगता है क्यू जब तो ये डिफाइन, एक बात समझो, अगर यहाँ पर -4 pth पावर ऑफ माइनस रूट अंडर -4 होगा, ठीक है, pth पावर ऑफ -4, ये अगर p ऑड भी रहा या इवन भी रहा फिर भी ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि फिर ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और आपको मैंने इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं भी बताया है, इमेजिनरी नंबर का भी एक्सपोनेंट पढ़ना है, बट अभी नहीं, अभी केवल रियल नंबर का पढ़ना है। अरे बात समझ में। तो अधिकतर केसेस के लिए अगर क्यू नेगेटिव हुआ और पी अगर अति है, ऑड नहीं है, इवन है, तो डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर क्यू, ध्यान देना एक चीज, देखो मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा तिल का ताड़ कर रहा हूँ, लेकिन इसी में तो मजा है। अब सिंस आप जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो। अरे बस समझ में, मतलब एक्स्ट्रा आपको एफर्ट और एक्स्ट्रा आपको अति होना चाहिए। मैं जानता हूँ वीडियो भी लंबा होने वाला, पहला ही क्वेश्चन में 7 मिनट हो गया। ओके, सो अगर क्यू नेगेटिव है मान लो, ठीक है, क्यू नेगेटिव है, लेकिन अगर पी इवन होगा तब बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर क्यू नेगेटिव है जैसे -27 और पी अगर कोई ऑड हो गया जैसे -27 के पावर 1/3, देखो तो -7 को क्या लिख सकते हैं, -3 का क्यू ले सकते हैं और ये 1/3 हो जाएगा, तो कितना दे देगा -3 दे देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर क्यू नेगेटिव हुआ तो पी ऑड रहेगा तभी ये डिफाइन होगा, ठीक है। अगर पी पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्यू नेगेटिव हुआ तब कोई भी नंबर चलेगा, ठीक है। लेकिन पी का ऑफ कोर्स कोई भी नंबर नहीं चलेगा, पी को भी रियल नंबर होना चाहिए। अरे बात समझ में। और 0 का केस मैंने बता ही दिया है। सो अगर बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्यू जब 0 रहेगा तो मैंने ये सारे केस बता दिए हैं, और क्यू अगर पॉजिटिव हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चलेगा। लेकिन अगर क्यू नेगेटिव हो गया तो पी इवन नहीं होना चाहिए, पी क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। मैंने कहा था ना कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर माइनस में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट क्यूब नेगेटिव में हो सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर के, x टू द पावर m प्लस n अपॉन x टू द पावर n। देख रहे हो बेस सेम है, x है दोनों का बेस, और पावर इसमें इसका पावर क्या है, इस एक्सपोनेंट का m प्लस n, और इस एक्सपोनेंट का पावर क्या है n। तो क्या हो जाएगा, सीधे हमने पढ़ा था ना कि a के पावर m अपॉन a के पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n पढ़ा था। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन हम लोग क्या आया, इसका सोल्यूशन क्या है, q टू द पावर 1/p है, ठीक है, ये है सोल्यूशन इसका। अरे बात समझ में, ठीक है, मैंने बस एक्स्ट्रा बताया मैंने। तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर m। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन अधूरा है अभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था कि x इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर x 0 हो गया तो समझ रहे हो 0 टू द पावर n, अगर ऑफ कोर्स n पॉजिटिव हुआ तो ये समथिंग बटा 0 आ जाए, समझ में, 0/0 ये लिमिट में चला जाएगा। अरे बात समझ में,
ठीक है, ये फिर डिफाइन नहीं होगा, 0/0 समथिंग है, ये आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, लिखना चाहिए था, अगर आप किताब लिखते और इस क्वेश्चन को डालते तो आपको क्या लिखना चाहिए था, x शुड नॉट इक्वल टू 0, और बाकी एन एम एन जो भी हो वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए थे। इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, जैसे कि √1 ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसका क्या वैल्यू होता है, जैसे 3 + 2 √1, इसको √1 को आयोटा भी कहते हैं, तो 3 + 2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है 11 में, कोशिश करूंगा कि 10 में ही आपको पढ़ा दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल आपके मतलब आपके खून में मैथ्स बहे, आपके खून में लॉजिकल थिंकिंग बहे। ठीक है, सो गाइस आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा टाइम हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के जो लॉ था, हमने कहा था ना एक बार कि अगर x⁴m है और ये बराबर है x⁴m बराबर x⁴n के, और ऑफ कोर्स x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और m और n कोई रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो m बराबर क्या होता है, n होता है। ठीक है, अरे बात समझ में, यही ना बोला था, अगर बेस सेम है और दो एक्सपोनेंट बराबर है और दोनों एक्सपोनेंट का बेस सेम है तो दोनों एक्सपोनेंट का क्या होगा, पावर भी सेम होगा। ठीक है, अरे बात समझ, तो इसी पर बनेगा मेरे ख्याल से, ये क्या होगा, तो हम इसको लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी। ठीक है, इसको सॉल्यूशन देखते हैं, तो 6⁴x - y = 36, तो 6⁴x - y बराबर 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब देखो दो एक्सपोनेंट है, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का पावर क्या होगा, सेम होगा, तो देयरफॉर x - y किस, और ये किस नियम से, क्या है, मैंने खुद आविष्कार किया है, ये एक्सपोनेंशियल, मैंने बताया था थ्योरी में ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का जो लॉ है उससे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लॉ से ये चीज आता है। आगे समझ में, ऐसे ही कुछ मत कर देना है। तो x - 2 बराबर क्या हो गया, x - y बराबर 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। क्यों, क्योंकि एक ही इक्वेशन है और दो अननोन है, हमें x और y हमें नहीं पता, और इक्वेशन एक ही, क्या कभी सोल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन एक और हमें चीज दिया गया, वो क्या है, 6⁴x + y = 7 to 9 दिया हुआ है। अब यहां से देखो 7 to 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 का पावर क्यूब लिखते हैं ना, 7 to 9, ध्यान है ना, 9 के पावर क्यूब को 7 to 9 लिख सकते हैं, और 3 को क्या 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका क्यूब हो गया। अब देखो, तो अब पढ़े हो ना कि a⁴m अगर बेस है और उसका पावर n है तो क्या हो जाता है, वैल्यू a⁴mn हो जाता है। a⁴m बेस, a⁴m बेस पावर ए, जैसे आपने समझा है ना कि अगर बेस a⁴m हो और उसका पावर n हो तो इसको क्या लिखते हैं, a⁴mn लिखते हैं। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 3⁶ हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में, तो 3⁶ + y को क्या लिखेंगे, 3⁶ लिखेंगे, तो यहां से देयरफॉर x + y = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। और सिंस आप लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल पढ़े हो ना कि दो अननोन होता है इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे ताकि कम से कम एक एलिमिनेट हो जाए, तो 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + x 2x दे देगा, अब -y + y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x = 8 हो जाएगा। आई बात समझे, तो x = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x अभी तो केवल x निकला, अब y निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रख दो। अब इन इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 - y = 2, तो y = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे बात समझ में। सो हमारा हमसे क्या पूछा गया था, x, अब लेकिन ये आंसर नहीं है, हमसे क्या पूछा गया था, देन फाइंड x² - y²। ठीक है, ओ इधर तो पेज ही नहीं है, तो x² - y² निकालना है। ओके गाइस, x² - y² निकालना है। ठीक है, तो x² - x 4 है, y 2 है, तो 4 के 16 - 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो, तो हमारा आंसर 12 है। सो ये, अब एक चीज और बताना चाहूँ, कोई भी क्वेश्चन दूँ ना तो प्लीज वीडियो को पॉज करना, ठीक है, और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना, ऐसे ही आगे मतलब नहीं बढ़ते चला जाना। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था और लेवल 3 का क्वेश्चन है। आप प्लीज वीडियो को पॉज करो और प्लीज इसको अपने से इसको अटेम्प्ट करो।
अब ध्यान देना, यहाँ पी टू द पावर क्यू टू द पावर आर है। पी टू द पावर, ये नहीं मत समझना कि पी टू द पावर, इसको क्या करोगे, पी टू द पावर क्यू आर कर दोगे, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा था ना, एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो एसोसिएटिव नहीं होता है। जैसे कि पी टू द पावर क्यू है, ठीक है, और उसका पावर आर है, तो ये पी टू द पावर क्यू बेस हो गया और आर क्या हो गया, पावर हो गया एक्सपोनेंट का, ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ वो p के पावर q के पावर r है। अब ये जो एक्सपोनेंट है ये बेस तो p हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और पावर q टू द पावर r हो गया। यहाँ ये पावर है और ये बेस है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बेस है और ये पावर है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 512 को क्या क्वेश्चन पूछा, इफ p टू द पावर q टू द पावर r, ठीक है, is equal to 512, find the minimum possible value of p into q into r where p q r are positive integers। ये लिखना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत सारे इसके वैल्यू हो सकते हैं ना। आप फ्रैक्शन में अधिक कर सकते हो, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को लिख दिया तो इसको एक तरह से लिमिट कर दिया कि हाँ ये वैल्यू हो सकते हैं। अब 5 टू द पावर 12 याद है आपको ना, मैंने जब क्यूब और क्यूब कहा तो ये 8 के पावर क्यूब को कहते हैं 5 टू द पावर 12। अरे वो समझ में, इसका मतलब इसको और भी लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर क्यूब को 2 होता है तो इसका पावर बराबर 5 टू लिख सकते हैं। अरे वो समझ में, 8 को क्या लिख दिया, 2 के पावर क्यूब लिख दिया, 2 के पावर 3 9 बराबर 512 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और हाँ 5 टू द पावर 12 का भी वैल्यू एक 5 टू द पावर 12 देगा। अरे वो समझ में। अब देखो एक चीज और, लेकिन सिंस अभी आप 8 में हो तो इसको आप सबसे पहले क्या करना, इसका एलसीएम ही ले लेना। ओके, सो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 2 छक 12 और ये हो जाएगा 1 2 8, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 और क्या हो जाएगा 32 और ये 2 16, 2 8 और ये 2 4 और फिर ये 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो 512 क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू और 2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब हम ये कर लेंगे। तो अब अभी देखना यह है कि 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना होता है, 64 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके हाथ में लेकर 4 चौके 25, 225 चौके तो 4 तो नहीं होगा। अब किसी और का आपको संभावना लगता है कि पावर में करेंगे तो 512 देगा, प्लीज सोचो जरा। 2 के पावर 9 512 होता है, 8 के पावर 3 512 होता है, 512 का पावर 1 कितना होता है, 512 होता है। और कुछ आपको लग रहा है, 2 4 4 चौके 16, 256 होता है, वो तो नहीं होगा। और कुछ और मुझे कुछ नहीं लग रहा है, और लग तो नहीं रहा है कि कुछ होगा। तो अब हम देखेंगे इसमें, तो 512 को लाने के लिए क्या करेंगे, 8 टू द पावर 3 टू द पावर 1 करेंगे। आ रही बात समझ में, क्योंकि 8 के पावर 3 है 512, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और r का वैल्यू कितना 1। और देखो 512 के पावर 1 के पावर 1 करेंगे तो यहाँ से p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 512 आ जाएगा, q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और r का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, और हम 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये मत समझना कि इसको e टू द पावर 6 है, ये 2 टू द पावर 9 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 2 के पावर 9 हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता एक्सपोनेंट, तो इसीलिए यहाँ 2 टू द पावर 3 बेस नहीं है, 2 केवल बेस है यहाँ पर। आ रही बात समझ में, यहाँ पर केवल क्या है, 2 बेस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, q का वैल्यू 3 हो जाएगा, और r का वैल्यू 2 हो जाएगा। देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p q r वेयर p q r आर पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर में कोई संभावना नहीं है, तो कौन सा संभावना, एक ये है, एक ये है, और एक ये है।
आ रही बात समझ में। सो अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पर तो पी क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, 512 हो जाएगा, क्योंकि 5 and 12 इंटू 1 इंटू 1 5 and 12 हो जाएगा। यहाँ से पी क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू इंटू आर, अर्थ दिया 24 गुने 1 24 हो जाएगा। और यहाँ से पी क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो यहाँ से पी क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो सबसे मिनिमम तो ये है, ये 12 24 512, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, 512 नहीं होगा, ना ही 24 होगा, ध्यान देना, 12 होगा। ठीक है, अरे बात समझ में।